हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 7वां अध्याय, जो कि है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ओके, तो हमने इसका 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया था। आज है हमारा इसका 9th पार्ट यानी कि भाग 9। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उसमें हम इस अध्याय का, ठीक है, कौन सा पोर्शन कवर करेंगे। तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए गए हैं बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो सारे टॉपिक्स उसी सीक्वेंस में सारी वीडियोस में कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा मेढक का परिसंचरण तंत्र का सामान्य परिचय। फिर देखेंगे हृदय, उसकी संरचना एवं स्थिति। फिर हृदय से जुड़ी सहायक संरचनाएं के बारे में जानेंगे। फिर रक्त एवं रक्त वाहिकाएं पर चर्चा करेंगे। फिर लसिका तंत्र, ठीक है, और फिर निवाहिका तंत्र यानी पोर्टल सिस्टम पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मेढक का परिसंचरण तंत्र सामान्य परिचय। देखिए, परिसंचरण तंत्र की परिभाषा एवं महत्व, यानी ये होता क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा यदि आता है तो आप क्या लिखोगे कि ये होता क्या है। यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं। परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर का वह महत्वपूर्ण तंत्र है जो शरीर के भीतर विभिन्न पदार्थों के परिवहन या आवागमन का कार्य करता है। ओके, इसे हम शरीर का एक प्रकार का परिवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। जिस प्रकार किसी आप कह सकते हो शहर में, कोई भी शहर में सड़कों के माध्यम से भोजन, दवाइयाँ और बहुत से अन्य वस्तुएं क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, उसी प्रकार शरीर में भी रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र उस भोजन को पचाकर पोषक तत्वों में बदल देता है। इसके बाद क्या होता है, परिसंचरण तंत्र इन पोषक तत्वों को रक्त के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। साथ ही कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या और भी बहुत कुछ होते हैं, उसको भी यह रक्त के माध्यम से उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है ताकि क्या करे, वे शरीर से बाहर निकाले जा सके। इस प्रकार परिसंचरण तंत्र जो है शरीर के सभी अंगों के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यदि यह तंत्र ठीक से कार्य ना करे तो शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यक ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाएगा और जीवन क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी। इसीलिए परिसंचरण तंत्र जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेढक में परिसंचरण तंत्र की विशेषताएं क्या है। देखिए, मेढक में परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं जो इसे अन्य जीवों से थोड़ा अलग बनाती हैं। मेढक में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है कि रक्त हमेशा रक्त वाहिकाओं के भीतर ही बहता है और सीधे शरीर की गुहाओं में नहीं फैलता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं पॉइंट्स को। ठीक है, यदि आप समझ जाइएगा तो आपको एग्जाम में लिखने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। मेढक के हृदय की संरचना के कारण इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनित, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो हम बोलते हैं विऑक्सीजनित रक्त का आंशिक मिश्रण भी देखा जाता है। और इसका कारण यह है कि मेढक का हृदय 3 कक्षों से बना होता है। ठीक है, जिसमें कि 2 अलिंद और 1 निलय होता है। मेढक में क्या होता है, रक्त परिसंचरण के साथ साथ लसिका परिसंचरण यानी कि लिम्फेटिक सर्कुलेशन, अभी आप पढ़िएगा लसिका तंत्र, उसमें आप समझिएगा। ठीक है, लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है जो कि क्या करता है, शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त द्रव्य को वापस परिसंचरण में लाने का कार्य करता है। और इस पूरे परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय होता है क्योंकि यही रक्त को पंप करके पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। इसीलिए हृदय को परिसंचरण तंत्र का आप कह सकते हो कि एक मुख्य और केंद्रीय अंग माना जाता है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है हृदय संरचना एवं स्थिति। देखिए, ये देखिए पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी का ही ये पिक्चर है। ठीक है, किस प्रकार से हृदय दर्शाया गया है। हृदय की स्थिति एवं बाह्य संरचना पर देखते हैं कि क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी बाहरी संरचना किस प्रकार से होती है। मेढक का हृदय उसके शरीर की देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। यह एक आप कह सकते हैं मस्कुलर संरचना होती है जिसका कि मुख्य कार्य पूरे शरीर में रक्त को पंप करना होता है। हृदय एक पतली और पारदर्शी झिल्ली से ढका रहता है जिसे कि आप कह सकते हैं हृदयावरण या फिर आप कह सकते हो पेरिकार्डियम, वो कहा जाता है। यह झिल्ली हृदय की सुरक्षा करती है और उसे बाहरी चोटों या फिर जो भी घर्षण होती है उससे बचाती है। बाहरी चोट आप कह सकते हो उससे बचाती है। जब हृदय क्या होता है, संकुचन और प्रसारण करते हैं, तब यह रक्त को रक्त वाहिकाओं में भेजता है और पूरे शरीर में उसका प्रवाह बनाए रखता है। और यदि हम इसे एक तरह से आप कह सकते हो कि एक एग्जाम्पल से समझे तो आप हृदय को बिल्कुल एक पानी के पंप की तरह
समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है। जैसे कि पंप क्या करता है, पानी को पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, उसी प्रकार हृदय भी रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हृदय के कक्ष के बारे में जानेंगे। देखिए हृदय के कक्ष, मेढक का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, और इसका अर्थ है कि इसमें कुल 3 कक्ष होते हैं। 2 अलिंद यानी कि एट्रिया होता है, और एक निलय होता है यानी एक वेंट्रिकल होता है। दायां अलिंद, ठीक है, यानी कि जो दायां एट्रिया होता है उसमें क्या होता है, वो शरीर के विभिन्न भागों से आने वाला, ठीक है, आने वाला विऑक्सीजनित रक्त ग्रहण करता है, अर्थात वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उसको ग्रहण करता है। और दूसरी ओर बायां अलिंद क्या करता है, फेफड़ों और त्वचा से आने वाला ऑक्सीजनित रक्त ग्रहण करता है। ठीक है, और इन दोनों अलिंदों से रक्त आगे निलय में पहुंचता है यानी वेंट्रिकल में। निलय हृदय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली कक्ष होता है, और यही जो निलय है वो संकुचन करके रक्त को आगे धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। हालांकि इस प्रक्रिया में आप कह सकते हो कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त का थोड़ा सा मिश्रण हो जाता है, फिर भी मेढक का शरीर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस परिसंचरण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करता है। ठीक है, देखिए अब आते हैं हृदय से जुड़ी सहायक संरचनाएं पर। शिरा कोटर एवं धमनी शंकु ये क्या होते हैं? मेढक के हृदय से कुछ विशेष सहायक संरचनाएं भी जुड़ी होती हैं जो कि रक्त के प्रवाह को व्यवस्थित बनाए रखने में सहायता करती है, और इनमें प्रमुख होता है शिरा कोटर यानी कि साइनस वेनोसस, जो कि आपको याद रखना, और धमनी शंकु यानी कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, शिरा कोटर क्या करता है, हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा होता है। यह शरीर की महाशिराओं से आने वाला विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है और फिर उसे दाहिने अलिंद में भेज देता है। ठीक है, आपको इसका प्लेस बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। और इस प्रकार यह हृदय में क्या करता है, प्रवेश करने वाले रक्त को एकत्र करने का कार्य करता है। और दूसरी ओर हम बात करें धमनी शंकु की, तो धमनी शंकु निलय से जुड़ा हुआ एक थैलानुमा भाग होता है। इसका कार्य होता है निलय से आने वाले रक्त को आगे धमनियों में भेजना और रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करना। ठीक है, और यह संरचना रक्त को सही दिशा में प्रवाहित करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हृदय की पंपन क्रिया। हृदय की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है उसकी पंपन क्रिया यानी पंपिंग एक्शन। हृदय लगातार संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और प्रसारण यानी कि रिलैक्सेशन करता रहता है, और इन दोनों क्रियाओं के कारण ही रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। हृदय के विभिन्न कक्ष क्रमबद्ध तरीके से संकुचित और प्रसारित होते हैं, जिससे कि रक्त एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है। निलय की जो दीवारें होती है वो सबसे अधिक मस्क्यूलर और मजबूत होती है, क्योंकि यही कक्ष क्या करता है, रक्त को अधिक बल से आगे धमनियों में भेजता है। यह जो पंपन क्रिया है निरंतर चलती रहती है। यदि कुछ क्षण के लिए भी यह क्रिया रुक जाए तो शरीर में रक्त का प्रवाह रुक जाएगा और जीवन क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी। इसीलिए हृदय को आप कह सकते हो शरीर का सबसे सक्रिय और निरंतर कार्य करने वाला अंग माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं रक्त एवं रक्तवाहिकाएं। देखिए रक्त की संरचना किस प्रकार से होती है। रक्त हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि पूरे शरीर में निरंतर प्रभावित होते रहता है। ठीक है, प्रवाहित होते रहता है, और इसका मुख्य कार्य है शरीर के विभिन्न भागों के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थों का परिवहन। ठीक है, और यदि हम सरल शब्दों में इसे समझे तो रक्त शरीर के लिए बिल्कुल उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी शहर में परिवहन व्यवस्था जो कि आवश्यक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। रक्त आप कह सकते हैं मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है जो कि हल्के पीले रंग का होता है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और इसमें कई प्रकार के घुले हुए पदार्थ जैसे कि हो गया पोषक तत्व, हार्मोन, लवण, एंजाइम, अपशिष्ट पदार्थ, ये सभी पाए जाते हैं। यह प्लाज्मा ही रक्त कणिकाओं को पूरे शरीर में प्रवाहित करने का माध्यम बनता है। रक्त कणिकाओं में कहें तो 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। ठीक है, लाल रुधिर कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड कार्पल सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स, और फिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मेढक की लाल रक्त कणिकाओं की एक विशेषता यह होती है कि उनमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि स्तनधारियों जैसे कि मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन ये मेढक में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, केंद्रक होता है। श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC की बात करें तो वह शरीर की रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग होती है। जब कोई रोगाणु या फिर बाहरी सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो यही कोशिकाएं उससे लड़कर शरीर को संक्रमण से बचाती हैं, इसलिए इन्हें शरीर के रक्षक सैनिक भी कहा जाता है।
प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना होता है, ठीक है। जब शरीर के किसी भाग में चोट लगती है और रक्त बहने लगता है, तब प्लेटलेट्स सक्रिय होकर वहां थक्का बना देते हैं, जिससे कि रक्त का बहना धीरे धीरे रुक जाता है। और इस प्रकार रक्त की संरचना और उसके घटक मिलकर शरीर की विभिन्न जीवन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये रक्त की संरचना हो गई। चलिए अब आते हैं रक्त वाहिकाएं पर। देखिए रक्त वाहिकाएं वे नलिका नुमा संरचनाएं होती हैं जिनके माध्यम से रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। इन्हें शरीर के भीतर फैले हुए सूक्ष्म मार्गों या फिर पाइपलाइन की तरह समझा जा सकता है, जिनके द्वारा रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। मुख्य रूप से रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। धमनियां वे वाहिकाएं होती हैं जो कि रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना, तीनों कहाँ से कहाँ लेकर जाती हैं, ओके। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती है ताकि वे हृदय द्वारा उत्पन्न उच्च दाब को सहन कर सके। धमनियों के माध्यम से रक्त क्या है, तेजी से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। इसके विपरीत यदि हम बात करें शिराएं की, तो वे वाहिकाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं। इनकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती है और इनमें वाल्व पाए जाते हैं जो कि रक्त को एक ही दिशा में बहने में सहायता करते हैं। तीसरे प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है केशिकाएं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म और पतली होती हैं। वास्तव में यही वे स्थान होते हैं जहां रक्त और शरीर की कोशिकाएं जो है उनके बीच में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अवशिष्ट पदार्थों का वास्तविक आदान प्रदान होता है। और यदि हम पूरे परिसंचरण तंत्र को देखें तो धमनियां, शिराएं और केशिकाएं मिलकर शरीर के भीतर एक जटिल जाल बनाती है और इसी जाल के माध्यम से रक्त का प्रवाह एक निश्चित मार्ग से निरंतर चलता रहता है और शरीर की सभी कोशिकाओं को आवश्यक पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं, ठीक है। अब आता है लसिका तंत्र। लसिका की संरचना क्या है? लसिका एक रंगहीन या फिर हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जो शरीर के ऊतकों के बीच पाया जाता है। इसकी संरचना कुछ हद तक रक्त के प्लाज्मा के समान होती है, लेकिन इसमें लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी उपस्थित नहीं होता है और यही कारण है कि इसका रंग रक्त की तरह लाल नहीं होता है। लसिका में कुछ मात्रा में WBC पाई जाती है जो कि शरीर की रक्षा में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त हम कहें तो इसमें कुछ प्रकार के प्रोटीन और अन्य घुले हुए पदार्थ भी पाए जाते हैं। हालांकि इनकी मात्रा जो होती है रक्त की तुलना में कम होती है। जब रक्त कोशिकाओं के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचता है, ठीक है, जो रक्त होता है वो केशिकाओं के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचता है, तो क्या होता है, उसका जो कुछ तरल भाग होता है बाहर निकलकर ऊतकों के बीच एकत्र हो जाता है और यही द्रव आगे चलकर लसिका का रूप ले लेता है, ठीक है। और यह द्रव जो है धीरे धीरे लसिका वाहिकाओं में प्रवेश करता है और फिर वापस परिसंचरण तंत्र में मिल जाता है। इस प्रकार लसिका जो है शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने और फिर ऊतकों में अनावश्यक द्रव के जमाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अब देखिए लसिका तंत्र का कार्य क्या है। लसिका तंत्र शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य होता है ऊतकों में एकत्र हुए अतिरिक्त द्रव को वापस परिसंचरण तंत्र में पहुंचाना, और यदि यह द्रव वापस न लौटे तो शरीर के ऊतकों में सूजन उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा लसिका तंत्र शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लसिका में उपस्थित जो WBC होते हैं वो शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को पहचान कर उनसे लड़ती है और हमें संक्रमण से बचाती है। लसिका तंत्र एक तरह से कुछ विशेष प्रकार के पोषक पदार्थों के परिवहन में भी सहायता करता है, विशेष रूप से वसा के अवशोषण में, ठीक है, इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार लसिका तंत्र परिसंचरण तंत्र को सहयोग प्रदान करता है, शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। हमारा लास्ट टॉपिक है निवाहिका तंत्र यानी पोर्टल सिस्टम। देखिए यकृत निवाहिका तंत्र। यकृत निवाहिका तंत्र एक विशेष प्रकार का परिसंचरण मार्ग है जो आंतों और यकृत के बीच पाया जाता है। सामान्यतः रक्त किसी अंग से होकर सीधे हृदय तक पहुंचता है, लेकिन निवाहिका तंत्र में रक्त पहले अन्य अंग से होकर गुजरता है, उसके बाद ही हृदय की ओर जाता है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो पाचन की प्रक्रिया के बाद आंतों में उपस्थित पोषक तत्व रक्त के माध्यम से अवशोषित हो जाते हैं और ये पोषक तत्व सीधे शरीर के अन्य भागों में जाने के बजाय पहले कहाँ पहुंचते हैं, यकृत तक पहुंचते हैं और यह कार्य यकृत निवाहिका तंत्र द्वारा संभव होता है, ठीक है। फिर आप कह सकते हो कि ये जो कार्य है, ठीक है, यकृत निवाहिका तंत्र द्वारा ही संभव होता है। यकृत क्या करता है, इन पोषक तत्वों को संसाधित करता है और उनका भंडारण करता है या फिर इन्हें शरीर के उपयोग के लिए परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित स्टोर किया जा सकता है और इसलिए यह तंत्र जो है शरीर के चयापचय मेटाबॉलिज्म जो होता है और पोषक तत्वों के नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं वृक्कीय निवाहिका तंत्र, यानी कि वृक्कीय निवाहिका तंत्र की बात करें तो वो शरीर के निचले भागों और फिर वृक्क यानी कि किडनी के बीच पाया जाता है। इस तंत्र का मुख्य कार्य रक्त को वृक्क तक पहुंचाना होता है ताकि वहां उसका शोधन और छानने की जो प्रक्रिया है वो हो सके। जब रक्त वृक्क
तक पहुंचता है तो वृक्क उसमें उपस्थित अनावश्यक, एक तरह से आप कह सकते हो कि जो जिसका यूज़ नहीं है, ठीक है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक आप कह सकते हो कि उसमें जो भी अनावश्यक या फिर हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे कि हो गया यूरिया, अमोनिया, ये सभी को अलग कर देते हैं। ये पदार्थ बाद में क्या होते हैं, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और इस प्रकार वृक्कीय निवाहिका तंत्र शरीर के रक्त को शुद्ध रखने और उत्सर्जन तंत्र को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायता करता है, और इसके कारण शरीर का आंतरिक वातावरण संतुलित बना रहता है और शरीर में हानिकारक पदार्थों का संचय नहीं हो पाता है। तो ये था मेढक का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, चलिए अब आते हैं संक्षेपण पर, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा मेढक का परिसंचरण तंत्र, उसका समान परिचय देखा, फिर हमने हृदय की संरचना एवं स्थिति के बारे में जाना, फिर हृदय से जुड़ी कुछ सहायक संरचनाएं के बारे में समझा, फिर रक्त एवं रक्त वाहिकाएं के बारे में हमने समझा, फिर लसिका तंत्र पर कुछ चर्चा की, और फिर निवाहिका तंत्र हमने देखा। ठीक है, उसके बारे में हमने समझा। ठीक है, 2 प्रकार के निवाहिका तंत्र भी हमने देखे। चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।